नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर 4 के कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया है जो है वैल्यू यानी कि मूल्य। हम इसके अर्थ और विशेषताएं देखेंगे पार्ट 1 में। साथ ही हम देखेंगे टॉपिक 2 की नैतिकता के संदर्भ में नैतिकता से तात्पर्य क्या है और कर्म का नैतिक अनैतिक होना। और फिर हम इसके आगे कल चर्चा करेंगे। धीरे धीरे एक टॉपिक लेके आएंगे आपके समक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कोरिंग है, अच्छे से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। तो फिर मूल्य, यदि मूल्य की बात की जाए तो मूल्य नीति शास्त्र में उन नैतिक आदर्शों को मूल्य कहा गया है जिन्हें सामाजिक व्यवस्था के संचालन में मददगार माना जाता है। यानी कि ये क्या है कि नीति शास्त्र, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे तो मूल्य अत्यावश्यक होते हैं। ये नैतिक आदर्श हैं। ठीक है, वास्तव में मूल्य सामाजिक जीवन के वे नैतिक आदर्श हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हाँ, तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं इसको कि समाज चाहता है कि ये इन्हें प्राप्त जाए, क्योंकि यदि सभी इसे आत्मसात करेंगे तो यह संपूर्ण समाज व विश्व के हित में होगा। उदाहरण के लिए शांति एक मूल्य है। और हम अगर कुछ और मूल्यों की बात करें तो सहिष्णुता, अनुशासन, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा आदि अनेक ऐसे मूल्य मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। हाँ, साथ ही अगर मूल्यों की विशेषताओं के बारे में देखें तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि नैतिक व्यवस्था में अगर देखें तो ये नैतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात यदि किसी भी नैतिक व्यवस्था में मूल्य ना हो तो उसकी स्थापना संभव ही नहीं है। इसकी अगली विशेषता है मूल्य अमूर्त होते हैं। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, परंतु महसूस किया जा सकता है। क्या आप सत्यनिष्ठा को छू सकते हैं? क्या आप शांति, प्रेम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, परंतु इन्हें महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आगे बात की जाए तो मूल्यों को सामान्य व्यक्तियों द्वारा आत्मसात करना कठिन होता है, इसलिए समाज द्वारा कुछ नैतिक प्रतिमान या आदर्श आचरणों का निर्माण किया जाता है। सभी व्यक्ति मूल्य नहीं समझ सकते, इसलिए हमने क्या कह दिया कि कुछ नैतिक क्या बना दिए गए, आपके लिए आदर्श बना दिए गए, प्रतिमान बना दीजिए, कुछ पैरामीटर स्थापित कर दिए गए। इसका अर्थ यह है कि यदि उन पैरामीटर्स को फॉलो करता है, अपनाता है, तो वो अपने आप ही नैतिकताओं को अपना लेगा, वो मूल्यों को अपना लेगा। और आगे देखी जाए तो कुछ मूल्य सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सत्य, शांति, प्रेम। तो कुछ स्थानीय भी होते हैं, जैसे कि बड़ों के पैर छूना। ये भारतीय समाज का प्रचलित मूल्य है, जबकि हम पश्चिमी देशों में देखते हैं कि वहाँ पैर छूने की परंपरा नहीं है। यानी कि मूल्यों के कई सारे विभाजन हम देखने की विशेषताएं देख रहे हैं। इसी प्रकार मूल्य जन्मजात नहीं होते, वरन इन्हें सामाजिक वातावरण में रहकर सीखा जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें मूल्य हैं या नहीं, इसका हम कोई भी निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा अभी तक, वो अबोध बालक है। लेकिन धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया से वो उन मूल्यों को सीखता है। और आगे देखें तो मूल्य अनेक व सोपान क्रम में होते हैं। सोपान क्रम का मतलब कुछ महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं, कुछ गौण मूल्य होते हैं, यानी कि हायरार्की होती है इनके बीच में। अर्थात कुछ मूल्य अधिक प्राथमिक होते हैं, कुछ जो है गौण होते हैं। जैसे कि आनंद की प्राप्ति का मूल्य, ये सभी के लिए एक प्राथमिक मूल्य है। सब चाहते हैं कि हमें मिले आनंद। आगे अगर देखें तो हम मूल्यों के सोपान क्रम में आनंद सर्वोच्च मूल्य है, साध्य मूल्य है, जबकि शेष साधन मूल्य है। देखिए, जितने भी मूल्य अन्य हैं वो सब क्या है, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। यदि कोई कहे कि मेरे पास संपत्ति अधिक हो तो संभव है कि वो आनंद की प्राप्ति करेगा उससे। किसी के लिए समाज सेवा में आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि जो भी मूल्य आएंगे वो सब क्या करेंगे, सर्वोच्च मूल्य, उस आनंद को प्रदान करेंगे आपको। इसलिए कहा जाता है आनंद जो है वो आनंद, प्रसन्नता, ये सब क्या है कि सर्वोच्च मूल्य है। मूल्य व्यक्ति की चेतना में काफी गहराई से स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें सरलता से बदला नहीं जा सकता। एक बार जो व्यक्ति जिन मूल्यों को अपना लेता है उनको बदलना अत्यधिक कठिन होता है। तो हमने देखी मूल्यों की विशेषता की, जो मूल्य होते हैं वो अमूर्त हैं, नैतिक प्रतिमान है, आदर्श हैं, ये अनेक प्रकार के हैं, सीखे जा सकते हैं, सोपान क्रम में होते हैं और स्थायी होते हैं। अब अगला हम टॉपिक देखेंगे अपना नैतिकता से तात्पर्य। देखिए, मूल्यों के अभी बहुत सारे और भी खंड हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, नैतिकता से तात्पर्य क्या है। नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है। क्या ये नियमों की व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे व बुरे का बोध प्राप्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि जो नैतिकता है क्या है कि नियम होते हैं, और इन नियमों से क्या होता है, कोई व्यक्ति जो अंतःकरण, व्यक्ति को अंदर से पता चलता है कि कोई काम अच्छा है या बुरा है। नैतिकता का संदर्भ समाज में रहने वाले किसी सामान्य व्यक्ति की आचरण, समाज की परंपराओं या किसी राष्ट्र की नीतियों के
विशेष अर्थ में मूल्यांकन से है। सार रूप में कहें तो नैतिकता वो मानक हैं, क्या है, नैतिकता मानक हैं जो किसी कार्य के अच्छे बुरे, उचित अनुचित तथा शुभ अशुभ होने का बोध कराते हैं। किसको? व्यक्ति के अंतःकरण को। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो नैतिकता कुछ भी नहीं है, नैतिकता एक प्रकार का सिद्धांत है, एक मानक है जो किसी व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। ठीक है, अब हम आगे अगर देखेंगे तो कोई कर्म आपने किया वो नैतिक है या अनैतिक, ये कैसे सिद्ध होगा? कुछ पैरामीटर्स स्थापित किए गए हैं जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि भाई ये कर्म नैतिक है, ये अनैतिक है। तो इसका अंतर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है और ये प्रश्न आ सकता है। तो हम बात करेंगे कोई मूल्य जो है आपका, वो कोई कार्य जो आपने किया वो नैतिक है या नहीं है, उसका क्या आधार होगा। तो पहले हम कृत्य, इसको हम कुछ खंडों में देखते हैं, मतलब कुछ आधार ऐसे कृत्य को जांचने के, जैसे कि कृत्य है, कर्ता है, इरादा यानी प्रयोजन है, परिस्थितियां हैं, परिणाम है, इन सब आधारों पर देखा जाता है। तो इन सबसे पहले बात कीजिए कृत्य की। कई बार समाज कुछ कृत्यों को स्पष्ट तौर पर अनैतिक घोषित कर देता है, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो अनैतिक हैं, जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल हत्या, ये सब क्या है? अनैतिक कृत्य। अब किसी भी परिस्थिति में काम करें आप, ये वो अनैतिक ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां भी आपके कार्यों का निर्णय करती हैं, जैसे हम देखेंगे अभी आगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? वो कर्ता आता है। कर्ता क्या? जो काम कर रहा है इस टाइम। ठीक है, कृत्य को जिसने किया वो कर्ता होता है। कृत्य के अनैतिक और नैतिक होने के निर्धारण में कर्ता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे भूखे या अत्यधिक गरीब व्यक्ति के द्वारा ब्रेड चुराना अनैतिक नहीं माना जाता, वहीं नीरव मोदी के द्वारा देश को आर्थिक क्षति पहुंचाना अनैतिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ने ब्रेड चुराया वो उसकी विवशता थी, भूख कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता एक सीमा की बात, परंतु ये जो आर्थिक भगौड़े हैं इनकी हम कृत्यों को नैतिक नहीं कह सकते। इसी प्रकार एक और बात आती है इरादा या प्रयोजन, यानी कि आपने किस प्रयोजन से काम किया है, यानी गैर इरादतन अपराध को अनैतिक नहीं माना जाता। उदाहरण के रूप में देखा जाए, यदि कोई अबोध बच्चा है, उसने किसी का अपमान कर दिया, तो क्या आप उसे अनैतिक कहेंगे? इसी प्रकार यदि किसी पुलिसकर्मी ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रयास में किसी निर्दोष व्यक्ति को गलती से मार दिया, तो क्या आप उसे अनैतिक कहेंगे? नहीं, उसका इरादा नेक था परंतु उससे गलती हुई है मात्र। इसी तरह परिस्थितियां भी निर्धारण करती हैं आपके कर्मों का, जैसे कि किन परिस्थितियों में कृत्य हुआ। जैसे बलात्कार से रक्षा के लिए हत्या भी अनैतिक नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी लड़की के साथ कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसका शील भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इस दौरान यदि उसने उसकी हत्या कर दी तो किसी भी स्तर पर अनैतिक नहीं माना जा सकता। इसी का परिणाम, देखिए नीति शास्त्र में परिणाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिणाम के आधार पर किसी कृत्य को अनैतिक और नैतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी कभी बुरा परिणाम परिस्थितियों के कारण भी आ जाता है। जैसे कि नोटबंदी एक अच्छा प्रयास था, लेकिन उसको ने कुछ बुरे परिणाम भी आए उसके। उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि बहुत से लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई, परंतु हम उसे अनैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि जो परिणाम आया है वो परिणाम उस नीति के कारण नहीं आया, वो परिस्थितियों के कारण आ गया कि इसमें कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई संभाली नहीं गई ठीक से। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का मूल्यांकन कई धारों के यानी कई तत्वों के सापेक्षता किया जाता है। नमस्कार, ये हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा आपके साथ। ओके।